मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उस टॉपिक का क्या नेम है बेटे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या डिस्कस करेंगे हम? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपको पता होगा बेटे 3 लॉज हैं, ठीक है। 3 लॉज हैं मोशन के, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। किसने दिए थे? कौन से साइंटिस्ट ने ये 3 लॉज दिए थे? आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। तो मोशन के लिए ये लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा लॉ डिस्कस करेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटे हमें मोशन के बारे में बताता है किस केस में? जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है और उस टाइम पर उनकी मोशन किस तरह से हो रही है, उसके बारे में हमें बताता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया के बारे में आपको पता है, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, जो इनर्शिया वर्ड है ना बेटे, ये टर्म है इनर्शिया, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, मास से लिंक्ड है। अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो इनर्शिया कम होगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इनर्शिया को सबसे पहले किस तरह से समझोगे बेटे? देयर आर मेनली 3 काइंड ऑफ इनर्शियाज। 3 काइंड ऑफ इनर्शियाज होते हैं, बट फर्स्टली आप 2 टाइप के इनर्शिया के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है बेटे, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग, कोई भी चीज अगर रेस्ट पर है, रुकी हुई है, तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी? वो क्या चाहती है? कि मैं रेस्ट पर ही रहूं, ठीक है। वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटे? फॉर एग्जाम्पल एक बस है और बस में कुछ पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है। बस अभी स्टार्ट नहीं हुई, बस रुकी हुई है, ठीक है। तो मतलब बस जो है वो रेस्ट पर है, उसमें जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं दे आर ऑल्सो एट रेस्ट। बट सडन से अगर बस ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, ड्राइवर ने बस चलाना सडनली स्टार्ट कर दिया, तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो सडनली आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। आप स्ट्रेट बैठे हो, रेस्ट में है, तो जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करेगी, अपनी स्टेट चेंज करेगी, बस अपनी स्टेट चेंज करेगी, रेस्ट से मोशन में आएगी, तो अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं दे फॉल इन में बैठे हैं वो पीछे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। पैसेंजर्स फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हैं वो पीछे की तरफ गिरते हैं जब आपकी रेस्ट में जो बस है वो सडनली चलना स्टार्ट करती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारी बॉडी बैकवर्ड गिरी, पीछे की तरफ क्यों पैसेंजर्स गिरते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में इनिशियली क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहले बस भी रेस्ट पर थी, बस में जितने पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी रेस्ट पर थे, तो उनमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गया कि हम रेस्ट पर ही रहेंगे, हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो पता कैसे चला कि दे हैव इनर्शिया ऑफ रेस्ट? क्योंकि जब बस ने सडनली मूव करना स्टार्ट किया तो आपकी बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन पर ही रहना चाहती थी। जिस पोजीशन पर आप थे उसी पोजीशन पर ही आपकी बॉडी रहना चाहती थी, सिटिंग वाली पोजीशन पर। इसीलिए बस तो चलेगी, जब आप उसका इंजन ऑन करोगे तो बस तो मूव करना स्टार्ट कर दी। तो पैसेंजर्स के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, इसीलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ गिरते हैं अपनी इनिशियल सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। इसी तरह ही इनर्शिया ऑफ मोशन है, ठीक है। इसका रिवर्स इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ही मूव करना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता, अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, ना अपनी स्पीड चेंज करना चाहता है, ना अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहता है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसी स्पीड से मूव करना चाहता है, वो अपनी मोशन वाली स्टेट को चेंज
नहीं करना चाहता। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर मूव करती हुई बस, अगर मूविंग बस है, वो सडनली रुक जाए, सडन से अगर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो आप कहां गिरोगे, यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सडनली अगर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा चलती हुई बस पे तो क्या होगा, जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो दे ऑल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। कि आपकी बॉडी में इनर्शिया क्रिएट हो गया कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मोशन में है, तो सडनली बस तो रुक गई जब ब्रेक लगाई, तो बट आपकी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन होने की वजह से आप आगे की तरफ गिरते हो, मोशन वाली स्टेट को आप कंटिन्यू रखना चाहते हो। सो दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है बेटे, तो इसी पर ही बेस्ड है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया पर ही बेस्ड है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जल्दी से पहले स्टेटमेंट देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, सो क्या है बेटे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या है इसमें, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, कंटिन्यूज टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मोशन में ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, तो वो लगातार उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ही करना चाहेगा, मूव ही करता रहेगा, अनलेस और अनटिल अ नेट फोर्स एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम नहीं कर रहे। क्या मतलब, अगर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगा, अनलेस और अनटिल आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेस, जब फोर्स अप्लाई करोगे तब तो स्टेट चेंज हो ही सकती है ना बेटे। बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, रेस्ट पर बॉल पड़ी है, ठीक है, ग्राउंड में बॉल है, आपने किक किया, फोर्स अप्लाई करी, तो मूव करना स्टार्ट करेगी, मोशन में आएगी। ठीक है, और मोशन में कोई चीज है, उसको आके आपने आगे से स्टॉप कर लिया, ठीक है, तो वो भी उसकी मोशन जो है वो चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या मोशन से रेस्ट में आ सकता है ऑब्जेक्ट। बट कंडीशन है साथ में न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन में कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव करता रहेगा, अपनी वही सिचुएशन में रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो। तो दिस इज सिंपल, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब आप बेटे क्या चीज देखते हो कि जनरली आप रेस्ट वाली चीज को तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहता है, जब तक बाहर से कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगे तो वो नहीं करेगा। चेयर है, टेबल है, कोई भी ऑब्जेक्ट जहां है वहीं का वहीं रहेगा। अगर आपने फोर्स अप्लाई नहीं करी तो ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, स्टेट चेंज रेस्ट वाली नहीं करेगा। बट मोशन वाली कंडीशन में हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जैसे बॉल है, आपने उसको पुश किया, फोर्स अप्लाई करी, तो आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ऐसा तो हुआ नहीं कि बॉल कंटिन्यूसली मूव करती रही रुकी नहीं। वो किसकी वजह से होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उस केस में एक्सटर्नल फोर्स है बेटे, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, उस केस में आपकी बॉल को एक फोर्स है वो स्टॉप कर रही है। ठीक है, वो फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स। बॉल जिस मटेरियल की बनी है और ग्राउंड जिस ग्राउंड पर वो मूव कर रही है, उनके दोनों सर्फेसिस के बीच में फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आफ्टर सम टाइम आपकी बॉल जो है वो रुक जाती है। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो प्रेजेंट है। बट अगर निग्लिजिबल फ्रिक्शन हो, ठीक है, फ्रिक्शन बहुत कम है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, उस केस में तो आपकी बॉल पूरा आगे तक मूव करके जाएगी ना, जब तक कोई वॉल आगे ना आ जाए, ऐसा कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए, कोई फोर्स लगाने वाला ऑब्जेक्ट ना हो आगे। ठीक है, निग्लिजिबल फ्रिक्शन के केस में आप ये थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो कि ऑब्जेक्ट एक बार अगर मूव करना स्टार्ट कर दे तो कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में वो मूव करता ही रहता है। बाकी मैंने आपको लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल दे दी है कि टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट्स में कि मोशन में है तो मोशन में रहे और रेस्ट है में है तो रेस्ट में ही रहे। ये अलग बात है कि आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको रोकते हो, बट उसकी टेंडेंसी थी, वो हमें कैसे पता चलता है, व्हेन यू फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, जब बस ने मूव करना स्टार्ट किया, और व्हेन यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब मूव करती हुई बस जो है वो सडन रुक गई। ठीक है, तो अब मैथमेटिकली कुछ डायग्राम्स की हेल्प से हम इसको देखते हैं। ठीक है, डायग्राम्स की हेल्प से इसको कैसे समझेंगे बेटे। तो स्टेटमेंट हो गई है, स्टेटमेंट के बाद क्या देखोगे बेटे, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस बॉल। ठीक है, आपके पास ये बॉल है, ठीक है बेटे, तो क्या था इसमें, दो कंडीशंस हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा।
व्हेन नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। तो हमने एक बॉल ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉल एंड दिस बॉल इज एट रेस्ट, दिस बॉल इज एट रेस्ट। अगर ये बॉल रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। ये सरफेस है, ग्राउंड के ऊपर एक बॉल है, ठीक है, ये सरफेस है, ग्राउंड है, फ्लोर है, इसके ऊपर एक बॉल है, दिस इज एट रेस्ट, ठीक है। बॉल रेस्ट पर है, कोई भी फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, फोर्स इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन है ना, फोर्स कोई भी एक्सटर्नल एक्ट नहीं कर रही इसके ऊपर, तो क्या होगा, ये रेस्ट पर है तो कंटिन्यूसली रेस्ट पर ही रहेगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक आप फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो। तो इस सिचुएशन के लिए बेटे अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, इस सिचुएशन के लिए अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें, एक्स जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे ना, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई है, रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन क्यों चेंज होगी, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है एक ही जगह पर है तो पोजीशन ही नहीं चेंज हुई, ठीक है। मान लो वो इस पॉइंट पर है, उसकी पोजीशन कुछ भी मान लो यहां पर, ठीक है, यहां पर इस जगह पर है आपका ऑब्जेक्ट, ओरिजिन से जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वहां से मान लो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है, जो ये पॉइंट है आपका 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर भी ले सकते हो। ओरिजिन से आपका ऑब्जेक्ट 4 मीटर डिस्टेंस पर है, जो आपका रेफरेंस पॉइंट लिया आपने वहां से 4 मीटर डिस्टेंस पर है। तो इनिशियली इस अलोंग टाइम इंक्रीज हो रहा है और इस अलोंग पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जहां से आपने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock आपने देखा तो ऑब्जेक्ट जहां पर था वही है, फिर आफ्टर सम टाइम आपने देखा ऑब्जेक्ट जहां पर था वही है, फिर कुछ देर बाद देखा बेटे फिर जहां आपका ऑब्जेक्ट था वही है। कंटिन्यूसली आप देखते गए डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पर, हर बार आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, सेम, ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं हुई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो किस टाइप का ग्राफ आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब अगर एनसीईआरटी की बुक की बात करूं मैं ना, एनसीईआरटी की बुक में क्या है, एनसीईआरटी की बुक में उसने इस तरह का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट केस के लिए जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है और फोर्स कुछ भी नहीं लग रही, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए, उसमें जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो यही है, ठीक है। उस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए जो लाइन है ना बेटे वो टाइम एक्सिस ही है। ये भी हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है जिसको आपने रेफरेंस पॉइंट माना या ओरिजिन माना वहीं पर ही है, ठीक है, तो टाइम स्पेंड होता गया बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो उसके लिए यही जो लाइन है टाइम एक्सिस के अलोंग यही ग्राफ की लाइन आ गई आपकी, इसीलिए इस तरह का ग्राफ है। उसमें पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है ना, हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या पोजीशन ले ऑब्जेक्ट की, कुछ ना कुछ तो पोजीशन है, कुछ ना कुछ तो आपने रेफरेंस पॉइंट माने। जैसे मान लो ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, तो ट्री से कितने डिस्टेंस पर बॉल है, ठीक है, 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 3 मीटर पर, 4 मीटर पर, या ये भी तो हो सकता है कि जो आपकी बॉल है वो ट्री के बिल्कुल साथ ही है, ठीक है, ट्री के बिल्कुल साथ ही है, तो इस पॉइंट को आप 0 भी तो मान सकते हो ना। तो आप पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट अगर हम ट्री मान लें कि ट्री से बॉल का कितना डिस्टेंस है, मान लो ट्री के साथ है बिल्कुल बॉल, यहाँ तो बड़ी बॉल है, ट्री छोटा है, एक्चुअल सिचुएशन में तो बॉल बिल्कुल छोटी होगी ना और ट्री बिग होगा, तो उसको इसी सिचुएशन को हम 0 मान लें, ठीक है, तो फिर ये लाइन बन जाएगी आपके ग्राफ की, उस केस में ये लाइन बनेगी ग्राफ की। और अगर ये भी हो सकता है कि मैं ट्री से कुछ डिस्टेंस पे रखूं बॉल को 3 मीटर डिस्टेंस पर और वहीं की वहीं रहे, तो उस केस में ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे वो लाइन बनेगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, बात एक ही है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे, मार्कर को क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा, वो भी वेलोसिटी तो 0 ही है ना, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मूव ही नहीं कर रहा तो वेलोसिटी तो 0 आएगी, तो ओरिजिन पर होगी, यहाँ पे v भी 0 है, टी भी 0 है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए तो यही लाइन आने वाली है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए यही लाइन आएगी आपकी, किस केस के लिए, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अगर अब सेकंड वाली सिचुएशन कंसीडर करें, हम सेकंड वाली सिचुएशन अगर कंसीडर करें, सेकंड सिचुएशन पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सेकेंड सिचुएशन में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड चीज क्या है, अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, सेकंड थिंग क्या है, इफ इट इज इन मोशन देन कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से लगातार मूव करता रहेगा जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो।
तो उस केस के लिए किस तरह के ग्राफ बनेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर आप इस अलोंग पोजीशन आएगा, एक्स से रिप्रेजेंट करोगे, वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम। अब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरह का आता है बेटे? स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस तरह की लाइन आती है ओरिजिन से पास करती हुई। ये किसके लिए ग्राफ है? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। ये ग्राफ किस चीज के लिए? फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूवमेंट है तो फिर तो पोजीशन चेंज हो रही है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आती है। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आती है। जैसे यहाँ मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सिमिलरली यहाँ भी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। टाइम आपका सेकंड में है, पोजीशन यानी डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स है। तो फर्स्ट 2 सेकंड्स में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में फिर से 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में फिर से 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मतलब पहला 2 मीटर, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 to 8, ये डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट आई है ना, और ग्राफ बनेगा इस टाइप का आपका। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए? मार्कर थोड़ा खराब है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का आएगा बेटे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा आपका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मान लो आपका ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रही है ना, टाइम जितना भी हो रहा है हर एक टाइम पर सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसने चेंज नहीं करी, कांस्टेंट वेलोसिटी है। हर बार 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, हर किसी भी टाइम इंस्टेंट पर सेम वेलोसिटी रही ऑब्जेक्ट की। तो इस केस में ग्राफ क्या आया? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्लोप ही नहीं है कुछ ग्राफ की, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। सो दीज आर द ग्राफ्स फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन no external force act on the object. So this is your Newton's first law of motion, that is also known as the law of inertia. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा कि फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स को नहीं कंसीडर किया, तब मोशन चेक कर रहे हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या देखें कि जब व्हेन फोर्स कम्स इनटू प्ले, ठीक है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तब किस तरह से मोशन होती है, किस तरह से मूवमेंट होती है, मास का क्या रोल रहता है। ठीक है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन 3 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकलेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, और मोमेंटम का कंसेप्ट भी आएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या डिस्कस करना है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।